हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक की करंट अफेयर। सारी जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, फूल पत्ती वाली क्लासेस पर सारे क्वेश्चन आधारित हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से मैप के साथ में आपको समझाया गया है। सारे क्वेश्चन लिए गए, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। जो 10 क्वेश्चन आपके डेली होते हैं, उन्हीं के पूरे 7 डेज यानी कि 7 दिन में जितना भी 70 क्वेश्चन बनता है, वो सारे के सारे 70 क्वेश्चन प्लस उसके फैक्ट सारे के सारे आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। मैप के साथ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और क्वेश्चंस भी लिए गए हैं और फोटो भी लगाई गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैप के साथ में समझाया गया। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो दोस्तों, तो यकीन मानो आपकी जो करंट अफेयर है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैंने आपके लिए वीक में यानी कि आप पूरे महीने का करंट अफेयर, पूरे महीना का जो करंट अफेयर है वो आप जो है 4 क्लासेस में आप कर सकते हो। 4 क्लासेस में 7 डेज पर आएगी सारी क्लासेस भैया। एक वीक में 4, एक मंथ में 4 ही वीक हो पाते हैं लगभग। तो आप 4 क्लासेस अगर आपने एक महीने में ले ली तो आपकी जो है करंट अफेयर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरा सजेशन ये है कि आप अपने नोट्स भी मेंटेन कर लेना है, फिर आपको मैं एक कंबाइंड मंथली क्लासेस दे दूंगा, वो भी आप देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 22 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और पूरा 22, 23, 24 और 26, 27, 28 ये करके टोटल 7 डेज की करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को हाईवे क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर कुछ भी फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझते ही होंगे, इंडिया इंडेक्स जो है। अब इसमें देखिए भारत को जो रैंकिंग छठी मिली है, लेकिन आप देखिए कुल टोटल 11 ही देश थे, कुल 11 देश थे, इसमें प्रथम चाइना ही रहा है। तो अब देखिए एशिया मैन्युफैक्चरिंग, देखिए भैया जिस देश की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी वहां पर विकास अच्छा होगा। तो अभी हम लोग एशिया में छठे स्थान पर, यहाँ पर छठा मिला हुआ है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन सबको मिलाकर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर निर्भर है। ये टोटल कुल मिलाकर हमको ये छठा स्थान मिला है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा पूछा जाएगा, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा मिला है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हम सभी लोग जानते हैं कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य आता है, खनन आता है, या सिंपल से अगर हम आपको बता दें, जो प्रकृति से संबंधित है, जो प्राकृतिक है, वो आ जाता है। प्राकृतिक जो भी है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब प्राकृतिक का इस्तेमाल करके जो भी चीजें बनेंगी वो द्वितीयक में आ जाएंगी। प्राकृतिक का, जैसे गेहूं का इस्तेमाल करके आप ब्रेड बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे, ये सब किस में आ जाएगा? ये निर्माण में आ जाएगा, विनिर्माण में आ जाएगा। जैसे इसमें बिजली और गैस भी आ जाती है, ठीक है। तो प्रकृति का निर्माण, प्रकृति का उपयोग करके जो भी बनाएंगे वस्तुएं वो द्वितीयक में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक और द्वितीयक का जो इस्तेमाल करेगा वो तृतीयक में आ जाएगा। इसमें सेवा, बैंक, बीमा जो है, इसमें इंश्योरेंस, ये मतलब ये समझ लीजिए जो सेवा क्षेत्र कहलाता है, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है फैसिलिटीज होती है, इसमें कोई भी उत्पाद नहीं बनता है, बस इसमें सेवा की जाती है, ये समझ लीजिए। जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, सेवा हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देखिए, एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग थर्ड स्थान स्थान पर है। मेक इन इंडिया जो है कार्यक्रम चलाया गया था 25 सितंबर 2014 में। तो इसी के तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ावा मिला, और इसमें मेक इन इंडिया मतलब हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी एक चलाया गया था 25 सितंबर 2014 को, इसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुनीता विलियम्स 27 साल बाद नासा से रिटायर हुई हैं, इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो 608 दिन अंतरिक्ष में रहने का इनके पास रिकॉर्ड है। इन्होंने 62 घंटे से अधिक स्पेस वॉक किया है और ये पहली महिला है जिन्होंने स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला है। स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली ये पहली महिला है। तो सुनीता विलियम्स ने 27 साल बाद नासा से रिटायरमेंट ले लिया है। इन्होंने सबसे पहली अपनी उड़ान 2006 में डिस्कवरी नामक मिशन से की थी, और इन्होंने जो बोइंग स्टार लाइनर जो है जहाज था
उससे उससे इन्होंने स्पेस गई थी, लेकिन वहां पर फिर ये फंस गई थी, तो उसको वापसी जो लाया गया था वो ड्रैगन कैप्सूल जो है एलॉन मस्क का जो है उससे लाया गया था इनको वापस। अभी हाल ही में आपने पीछे न्यूज सुनी होगी, सुनीता विलियम्स को भारत में वापस लाया गया। भारत में क्या, भारतीय मूल की हैं, ठीक है, अमेरिकी महिला। क्वेश्चन नंबर 3, सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वाल्वर रेड वाल्वर डे का संबंध किससे है? अमेलिया वाल्वर डे का संबंध किससे है? तो कोस्टा रिका से है। कहां से? कोस्टा रिका से। तो देखिए, सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल की टीम की कोच नियुक्त होने वाली, ठीक है, अमेलिया वाल्वर डे का संबंध किससे? कोस्टा रिका से है। तो ये ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच कौन है, तब भी ये नाम आपको ध्यान रखना है, अमेलिया वाल्वर डे। अच्छा, देश पूछेंगे तो कोस्टा रिका से है, ठीक है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नाम हम लोग ब्लू टाइग्रेस भी कहते हैं, ब्लू टाइग्रेस भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी देख लेना, ये विजेंद्र सिंह के नाम से, इन्होंने एशियन बॉक्सिंग काउंसिल काउंसिल के ये मेंबर बने हैं। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल काउंसिल के ये मेंबर बने हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल आया था बॉक्सिंग में। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन कि विजेंद्र सिंह का संबंध किससे? बॉक्सिंग से है। मतलब एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर इनको बनाया गया है, विजेंद्र सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसा सर पढ़ाते हैं वैसे वही सारे क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैंने मैप भी यूज किया है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 सिस्टर होते हैं, इनको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। क्या? जो 7 सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध है, इनको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूर्व में है प्लस उत्तर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसमें सिक्किम इंक्लूड नहीं है, काफी लोग सिक्किम के चक्कर में गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें सिक्किम इंक्लूड नहीं है। कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए ये है असम, ठीक है। अच्छा, एक आप ट्रिक ध्यान रखिए, अरुणा मामी। क्या? अरुणा मामी। तो अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणा से हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। और अरुणा मामी मामी, तो माँ से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो मणिपुर और ये रहा मिजोरम, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये रहा मिजोरम। और ये इधर है त्रिपुरा, ठीक है। ये कौन सा? ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये है त्रिपुरा, और ये वाला है मेघालय, और ये हो गया आपका असम, ठीक है। तो ये आपके टोटल 7 राज्य हो गए। इन 7 राज्यों में ध्यान रखना है कि मेघालय और त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। और ये मणिपुर, इसकी एक ही साथ में स्थापना हुई थी, 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर राज्य में 3 राज्य ऐसे हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये इसकी स्थापना 21 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये वाला नागालैंड की बात कर ले, तो ये नागालैंड की स्थापना सबसे पहले हुई थी, ध्यान रखना, 1 दिसंबर 1963 में हो गई थी नागालैंड की स्थापना। और इससे भी पहले 1960 में, ध्यान रखना, जो बॉम्बे था उस वहां से इसमें 2 राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात, 1960 में। फिर 1963 में नागालैंड को बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए सिक्किम जो आया है, ये सिक्किम सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो 1987 में, तो ध्यान रखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला। और बचा मिजोरम, मिजोरम भी 1987 में। तो ध्यान रख लेंगे आप लोग। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 7 सिस्टर सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है, अपने भारत की बात है। अब देखिए राज्यों की स्थापना की बात करें, अभी हमने बताया 1960 में, ध्यान रखना, बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। तो 1960 में सबसे पहले बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए थे 1960 में। फिर 1963 में नागालैंड बना था। ये क्रम भी लगाने को आ जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 1971 में फिर हिमाचल प्रदेश बना था। फिर 1972 में अभी हमने बताया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। क्या बताया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में। फिर 1975 में अभी बताया सिक्किम बना। फिर 1987 में, ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और गोवा, ये 1987 में बने थे। फिर 2000 जो है सन 2000 को 3 राज्य बनाए गए थे नए,
ध्यान रखना है सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को, फिर उत्तराखंड बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर को, फिर झारखंड बनाया गया था, तो झारखंड बनाया था 15 नवंबर को, ठीक है। फिर तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया था, फिर 2019 को जम्मू और कश्मीर को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर लद्दाख को यूटी बनाया गया था। फिर दादर नागर हवेली व दमन एवं दीप को 26 जनवरी 2020 को इनको मिलाया गया था। देखिए दादर और नागर हवेली अलग था और दमन एवं दीप अलग था, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया कब, 26 जनवरी 2020 को, तो इन दोनों को एक ही यूटी बना दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा वर्तमान में हम आपको बता देते हैं कि टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से 2 में विधानसभा भी है, दिल्ली, और एक में और बताना है आपको, पुदुचेरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन डाल लीजिए, समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ मनाया गया, तो तेलंगाना में मनाया जाता है समक्का सरलम्मा तेलंगाना में। इसका एक अन्य नाम भी है, इसको मेदराम यात्रा भी कहते हैं। अच्छा ये एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है, ठीक है। समुदाय कौन, इसमें कोया जनजाति जो है, कोया जनजाति इसको मनाती है, ठीक है। अच्छा तेलंगाना के जो सीएम है वो रेवंत रेड्डी है। अन्य त्योहार बोनालू बथुकम्बा ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें आप एक ध्यान रखिए बोनालू, तो बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, और बथुकम्बा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा मेदराम यात्रा कहाँ है, इसका भी संबंध तेलंगाना से, मेदराम यात्रा को ही समक्का सरलम्मा कहते हैं, ठीक है। समक्का सरलम्मा जो है जतारा, ये किसको कहते हैं, ये मेदराम यात्रा का ही दूसरा नाम है। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है, कुंभ के बाद जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ये भी ध्यान रखना है। तेलंगाना के सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ध्यान देखना है, ओरोबेंचे एजिप्टियाका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल कुप्रभावित हो रही है, तो ध्यान रखना है ऐसे करके जो भी नाम आए, ओरोबेंचे एजिप्टियाका, तो ध्यान रखना ये सरसों की एक सरसों की फसल की एक बीमारी है। बीमारी क्या है, मतलब खरपतवार है। इसमें क्या होता है कि जो सरसों का जो पौधा होता है, इसके किनारे किनारे जो है बहुत सी घास जमाती है। अच्छा सरसों का कोई भी पौधा, उसके किनारे किनारे छोटी सी घास जमाती है। ये छोटी छोटी घास जो होती है इस बड़े वाले पौधे को जो मिनरल्स है, जो खनिज है, जो पानी है, वो पहुंचने नहीं देती, जिससे कि ये वाला पौधा, इसमें कमी आ जाती है मिनरल्स की, तो ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसी ही बीमारी जो है ये सरसों की है। इस खरपतवार को क्या कहते हैं, ओरोबेंचे एजिप्टियाका जो है। भारत की कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो सरसों की फसल प्रभावित होती है। अच्छा जो सरसों की फसल है वो आप देख पा रहे होंगे, इस समय मौसम जो है सर्दी का है, और सर्दी में ही रबी की फसल बोई जाती है। जनवरी मतलब जो है यूं समझ लीजिए कि सर्दी शुरू होने से पहले ये बो ली जाती है, और सर्दी जब समाप्त होती है तो इनको काट लेते हैं। इनको रबी की फसल कहते हैं। इस समय खेतों में आपको सरसों की जो है फसल देखने को मिल जाएगी, जहां पर हम लोग फोटो वीडियो ये बनाते हैं, रील वगैरह। उत्पादन में बात कर लें तो राजस्थान सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, राजस्थान, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है यहाँ पर कि DMH11 जो है ये ट्रांसजेनिक सरसों की हाइब्रिड वेराइटी है। कौन सी, DMH DMH11 ये किसकी वैरायटी है, सरसों की वैरायटी है, ट्रांसजेनिक सरसों की हाइब्रिड जो है जो है वैरायटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ, तो ध्यान रखना है नई दिल्ली में। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लो कि बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, नई दिल्ली में, भारत मंडपम एक जगह है वहां पर हुआ है। रीजन कि सामूहिक ज्ञान और एकजुटता आवाज, इसकी थीम क्या है, सामूहिक ज्ञान एकजुट आवाज। संयोजक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, ठीक है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां हुआ, नई दिल्ली में, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। कुंभलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, स्टैटिक जीके का भी ये क्वेश्चन समझ ही लीजिए। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया यह किस राज्य में, तो कुंभलगढ़ नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, तो राजस्थान का होगा। राजस्थान के इस समय जो मंत्री हैं सेंसिटिव जोन के, डॉक्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अच्छा इससे पहले एक पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है यूपी में गोंडा में, तो ध्यान रखना यूपी वाले, यूपी गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखें, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील जो है ये भी राजस्थान में अलवर में है और ये 96 नंबर की रामसर साइट है लेटेस्ट। अच्छा लेटेस्ट जो है टाइगर रिजर्व की बात करें तो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये भी एमपी में पड़ता है, तो 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व ये एमपी में पड़ता है। अच्छा सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है ध्यान रखना है ये 107 नंबर का नेशनल पार्क है लेटेस्ट में सिमलीपाल, ये कहाँ है तो आप सभी लोग बताएं, ओडिशा में। तो ध्यान रखना 13वां बायोस्पर्म जो है नवीनतम शीत मरुस्थल कहाँ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शीत मरुस्थल ध्यान रखना आप लद्दाख में मत चला जाना, यहाँ हिमाचल प्रदेश लगाना है। 13वां बायोस्फीयर शीत मरुस्थल कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धारीधार टाइगर, धारीधार टाइगर तितली, ध्यान दीजिए धारीधार और टाइगर तितली है, तो देखिए जो टाइगर होता है उसी कलर की है और इस पर धारी भी बनी है, तो इसीलिए इसका नाम है धारीधार टाइगर तितली। को किस राज्य ने तितली घोषित किया है, यानी कि किसने, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने तितली को घोषित किया है, राज्य तितली घोषित किया है किसने, तो ध्यान रखना चंडीगढ़ ने, चंडीगढ़ यूटी है, राज्य तो नहीं है पूरी तरीके से, चंडीगढ़ यूटी है, इसने राज्य तितली घोषित किया है धारीदार टाइगर तितली को, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम अगर बात करें तो डेनस जेनुसिया है, डेनस जेनुटिया भी कह सकते हैं, जेनुसिया भी कह सकते हैं, डेनस जेनुटिया, ठीक है। अच्छा जो चंडीगढ़ है यहाँ के जो प्रशासक हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं जो पंजाब के हैं, और पंजाब के जो शासक हैं प्रशासक जो राज्यपाल होते हैं वही जो है देखते हैं जो है चंडीगढ़ को, ठीक है। चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, आपको ये तो पता ही होगा। अच्छा तितली अभ्यारण्य हमने पीछे सबसे पहले जब आपको पढ़ाया था शुरुआत में 1 से लेकर 8 जनवरी की जो करंट अफेयर मैराथन थी उसमें तितली अभ्यारण्य बताया था, तो तितली अभ्यारण्य कहाँ है, अरलम केरल में है, अरलम केरल में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए राज्य पुरस्कार समोजी, यहाँ संभोजी समोजी है, समोजी इलकिया, समोजी इलकिया, इलकिया विरुदु, तो ध्यान रखना इसका नाम है सेमोजी, सेमोजी इलकिया विरुदु की घोषणा किसने की है, तो सेमोजी इलकिया विरुदु की घोषणा तमिलनाडु की ने की है। ये गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए यानी कि हिंदी भाषा को छोड़कर जो भी भाषा होगी वो उसको उन लेखकों को सेमोजी इलकिया विरुदु की जो है पुरस्कार दिया जाएगा और इसमें 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहाँ के जो सीएम है तमिलनाडु के उनका नाम है एम के स्टालिन। यह पुरस्कार उन लेखकों के लिए है जो हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में लिखते हैं। इस पुरस्कार का क्या नाम है, सेमोजी इलकिया विरुदु, ठीक है, तमिलनाडु। तो ध्यान रखना है। अच्छा क्विक रिवीजन देखिए, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का 6ठा स्थान है, टोटल 11 देश इसमें भाग लिया था। सुनीता विलियम्स नासा में 608 जो है दिन बिता के आई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमेलिया वाल्वर डे जो है इनका संबंध कोस्टारिका से फुटबॉल महासंघ की बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। समक्का सल्लमा जतारा ये तेलंगाना का है। ओरोबेंचे इजिप्टिया का ये सरसों की खरपतवार की बीमारी है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दूसरा वाला कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। कुंभलगढ़ इको सेंसिटिव जोन कहाँ है, राजस्थान में। धारीदार टाइगर तितली जो है किसने राज्य तितली घोषित किया है, तो चंडीगढ़ ने, ये यूटी है। सेम्बोजी इलकिया, इलकिया विरुदु ये तमिलनाडु में है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, तमिलनाडु में आपको ध्यान रखना है, ये गैर हिंदी भाषी लोगों को मिलेगा। अब देखिए 23 जनवरी 2026 की करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए। देखिए निम्बुओ सेफ्टी इंडेक्स, न्यूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। थोड़ा सा ध्यान रखना, जुकाम है इस समय मुझे, कोल्ड, तो थोड़ी आवाज ऊपर नीचे हो जाती है। नीबुओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है, तो किंग दाओ चीन, यानी कि पूरे विश्व में कौन सा शहर जो है सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, तो वो इंडेक्स जारी हुआ है। तो किसने जारी किया, नीबुओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को, ध्यान दीजिए वर्ड बहुत ध्यान रखना है, शहर को शीर्ष स्थान मिला है। जब तक यहाँ पर देश ना हो तब आपको बदलना है। तो देखिए शीर्ष देश है यूएई, लेकिन अगर पूछे
किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो किंगदाओ चीन, जो किंगदाओ जो है वो स्थान चीन में पड़ता है, वहां पर इसको मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है चीन। देखिए बहुत ही सुंदर मैप जो है आपके लिए लगाया गया है। ये देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल ये रूस कहलाता है, ये चीन है, और ये हम हमारा प्यारा भारत है, और ये देखिए दोस्तों नेपाल है, और ये कुत्ते की जो शेप है ये पाकिस्तान है, देख पा रहे होंगे। और ये इधर यूएई है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर एक जगह है बेंगलुरु। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो ध्यान रखिए निम्बुआ सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? तो किंगदाओ चीन है। लेकिन शीर्ष देश है निम्बुआ सेफ्टी इंडेक्स में 2026 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो यूएई। अच्छा, भारत में कोई ऐसा शहर है जिसको सेफ्टी के हिफाज से जो है काउंट किया गया हो? तो भारत में सिर्फ एक ही शहर आया है जिसका नाम है मंगलुरु, और ये मंगलुरु कर्नाटक में है। बंगलुरु अलग है, ये मंगलुरु है। ठीक है, तो मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, और इसको वैश्विक दृष्टि से 46वीं रैंक मिली है। भारत में सिर्फ एक ही शहर जो है मंगलुरु को सेफ्टी की नजर में 46वीं रैंक पर दिया गया है। और भारत अगर देश स्तर पर बात करें तो 70वीं रैंक है। यानी कि आप ऐसे कह लीजिए कि नींबू सेफ्टी इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 70 नंबर पे मिली है, और शीर्ष देश है यूएई। अच्छा, शहर की बात करें तो किंगदाओ जो चीन का शहर है वो पहले स्थान पर है, और भारत का जो है मंगलुरु कर्नाटक जो है वो 46वें स्थान पर है। ठीक है, एक ही शहर स्थित है इसमें सेफ्टी इंडेक्स की नजर में। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा सुंदर जो है यहाँ पर आपने जो है मैप देख पा रहे होंगे। ये देखिए श्रीलंका है, और यहाँ पर मंगलुरु कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर ही मंगलुरु आता है, और बेंगलुरु दोनों कर्नाटक के अंदर ही आते हैं। ठीक है दोस्त, भारत की स्थिति के प्रमुख सूचकांक और भी देखिए। देखिए एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग तीसरे स्थान पर है, नवाचार में इनोवेशन में हम लोग 38वें स्थान पर है, भ्रष्टाचार में हम लोग 96वें स्थान पर है, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य में हम लोग पहली बार 100 के नीचे आए, यानी कि 99 पर आए। हंगर इंडेक्स में 102 नंबर पर है, यानी कि भुखमरी में हम लोग 102 पर हैं। और पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक में 115 नंबर पर है। हैप्पी इंडेक्स में 118 में, यानी कि खुशहाली सूचकांक में 118 पे है। मानव विकास सूचकांक में हम लोग 130 नंबर पर है। जेंडर गैप में हम लोग 131 नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम में हम लोग 151, यानी कि दक्षिणा, यानी कि प्रेस में जो फ्रीडम है उसमें 151 पर है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 में 2026 रिपोर्ट में किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिए ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 में टोटल 500 देश लिए गए होंगे, तो 2026 की रिपोर्ट आई है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल की तरफ से। इसमें किस भारतीय स्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो टीसीएस, तो टाटा कंसल्टिंग सर्विस है, इसको दूसरे स्थान पर मिला है। देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सेंचर कंपनी, तो एक्सेंचर कंपनी को पहला स्थान मिला है, और टीसीएस को दूसरा, और भारत की ही तीसरे नंबर की इन्फोसिस कंपनी है। यानी कि भारत की लगातार दूसरी और तीसरी कंपनी है, इनको टीसीएस को दूसरा स्थान और इन्फोसिस को तीसरा स्थान मिला है। यह भारत की आईटी सेवा कंपनियों के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना टीसीएस कंपनी को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल में दूसरा स्थान मिला हुआ है, और वहीं इन्फोसिस की जो भारत की है वो तीसरे स्थान में। एक ही कंपनी इसमें आगे निकली है, वो है एक्सेंचर कंपनी, और ये सभी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और आईटी संबंधित कंपनी है ये सभी। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? तो इंडो पैसिफिक महासागर ये भारत की एक पहल है। किसकी है? भारत की पहल है इंडो पैसिफिक। तो ध्यान रखना इंडो पैसिफिक ये भारत की एक पहल है चीन को काउंटर करने के लिए, इसमें स्पेन देश साझा हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे कि हमने स्पेन को काउंटर करने के लिए एक इंडो पैसिफिक पहल शुरू की है, हमने इसको अलग नाम दिया है कि हम विकास करेंगे यहाँ पर इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये चीजें हैं। तो अगर बात करें कि स्पेन की राजधानी क्या होती है, अच्छा देखिए यहाँ पर ये है भारत की प्यारा भारत, यहाँ पर दिख रहे होंगे ये नई दिल्ली है, और ये नेपाल है, ये आप सब देख पा रहे होंगे, ये कुत्ता कलर का मतलब कुत्ते की शेप टाइप का, ये देखिए ये मुंह है, तो ये पाकिस्तान का है। और इसके ऊपर आप ये देख पा रहे होंगे ये अफगानिस्तान है, और ये ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये सब देख पा रहे होंगे। इराक है, ये सऊदी अरब है, देखिए ये ओमान है, ये यमन है, ये सूडान है, ये इजिप्ट है जिसको मिस्र बोलते हैं। ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये स्पेन है, और ये यहाँ पर मोरक्को है। स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जलसंधि भी
पड़ती है वो कौन सी है? अब देखिए स्पेन के पड़ोस में ये पुर्तगाल है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इस स्पेन के ऊपर ये फ्रांस है। ये देखिए यहाँ पर यूरोप स्टार्ट हो जाता है, जैसे इटली हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सब बुल्गारिया हो गया। अच्छा, बुल्गारिया जो है यूरो अपनाने वाला 21वां देश है, ये देखिए। अब देखिए राजधानी हो गई मैड्रिड। विश्व पर्यटन संगठन जो है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी मैड्रिड में ही है, जो स्पेन की राजधानी है। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है मैड्रिड में, ठीक है। अच्छा, ये रहा भारत, और भारत से कितनी दूर है स्पेन? तो ध्यान रखना, इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? तो स्पेन शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? स्पेन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंडो पैसिफिक और रक्षा समझौता जो है ये भारत में, ध्यान रखना है, इंडो पैसिफिक और रक्षा समझौता। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर सुमात्रा और मलेशिया के बीच में एक जलसंधि पड़ती है जिसका नाम है मलक्का जलसंधि। तो मलक्का जलसंधि जो है ये कहाँ पड़ती है? ये सुमात्रा, ये एक द्वीप रहा, और ये एक मलेशिया, इन दोनों के बीच में पड़ती है मलक्का जलसंधि। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, स्पेन व भारत के बीच में एक प्रोजेक्ट है, यहां ध्यान रखना, स्पेन व भारत का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है C-25 हेलीकॉप्टर निर्माण। इसकी इकाई यानी कि वडोदरा गुजरात में। आप यूं समझिए, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट समझिए कैसे। स्पेन व भारत दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, यानी कि C-295 हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहे हैं। वो कहाँ कर रहे हैं? वडोदरा गुजरात में। इसका एक संयुक्त प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में ही स्पेन व भारत मिलकर एक हेलीकॉप्टर निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है C-295, C-295, वडोदरा गुजरात में। एक क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, लोकायन 26 लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो आईएनएस सुदर्शनी। तो ध्यान रखना, आईएनएस सुदर्शनी जो है ये जो है 10 महीने के लिए ट्रांस ओशनिक यानी कि 10 महीने के लिए यात्रा पर निकल चुका है, और ये 13 देशों में यात्रा करेगा। इस दूरी लगभग 22,000 समुद्री मील जो है, नॉटिकल मील्स की दूरी तय करेगा। लोकायन 26 मिशन के तहत, 26 मिशन के तहत 10 महीने के लिए कौन जो है 13 देशों की यात्रा के लिए निकला है जहाज? उसका नाम है आईएनएस सुदर्शनी, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, एक नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर होता है। टीएचई द विश्व रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो दा का मतलब होता है टाइम हायर एजुकेशन, यानी कि टाइम हायर एजुकेशन में विश्व में रैंकिंग में 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र, यानी कि विश्व में एकमात्र ही ऐसा संस्थान है जो भारत में सम्मिलित हुआ है, जिसका नाम है IISc बेंगलुरु। इसका मतलब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। सिर्फ भारत में एकमात्र जो है यही संस्थान जो है लिया गया है, ठीक है। वो भी कौन से? कंप्यूटर एजुकेशन में, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन में। सारे जो है सब्जेक्ट का अलग अलग निकाला, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें। तो तो यहीं पर लिखा हुआ है टाइम हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो ये IISc बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसमें जो है शीर्ष, विश्व में शीर्ष स्थान पर है मिट जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, ये शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6, इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखिए, जो इन स्पेस ने है भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सल के साथ समझौता किया है, ठीक है। पिक्सल एक जो है कैसी कंपनी है? एक जो है निजी कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, और भारत सरकार ने निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी कि जो पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है उसके साथ में एक तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सल के साथ समझौता किया है। तारामंडल का मतलब होता है जो उपग्रहों का समूह होता है, जिससे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो और अंतरिक्ष के कुछ मिशन है महत्वपूर्ण जो कई बार डिस्कस किए जा चुके हैं, जैसे यूएसए का मिशन जो है जिसका एल्बियम थर्ड M6 जो है पेलोड जो है, अच्छा, जिसका नाम था ब्लू बर्ड ब्लू बर्ड नाम से, ठीक है। यूएसए का मिशन है, एल्बियम थर्ड M6 जो है इसे लॉन्च किया। सबसे भारी संचार उपग्रह जो है इसका नाम है CMS-03, इसको लॉन्च किया गया है एल्बियम थर्ड M5 से। अच्छा, निसार जो मिशन है, जो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, जिसको
GSLV F-16 से लॉन्च किया गया। इसरो का 100वां मिशन जो है NVS-01 इसको लॉन्च किया गया GSLV F-15 से, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ग्राका मासेल, जो मोजाम्बिक की हैं, ठीक है, मोजाम्बिक। तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार जो है इसमें 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार मिलती है। इसकी शुरुआत 1985 में इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा की गई थी। ग्राका मिसेल जो है, इनका संबंध जो है नेल्सन मंडेला की पत्नी है। तो नेल्सन मंडेला को आप जानते होंगे, बहुत ही जो है विश्व में प्रचलित नाम है नेल्सन मंडेला। काफी इन्होंने काम किया था श्वेत लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कल्याण पत्रिका गीता प्रेस के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना है, जो गीता प्रेस है, जो आपने पुस्तकें ली होंगी, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जो सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, वो गीता प्रेस रिलीज करती है बहुत ही कम रुपए में। उसकी एक पत्रिका जिसका नाम है कल्याण, उसका जो है शताब्दी अंक यानी कि 100 साल पूरे होने के लिए एक जो है वहां किसका विमोचन हुआ है, कहां पर विमोचन हुआ है? तो ध्यान दीजिए, इसके जो विमोचन करता रहे वो अमित शाह ने इनका विमोचन किया, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उनका नाम है पूजनीय हनुमान पोद्दार। तो ध्यान रखना है, पूजनीय हनुमान पोद्दार जो है ये गीता प्रेस के संस्थापक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, गीता प्रेस की एक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण। इसके 100 वर्ष पूरे होने पर ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका विमोचन किया गया बाई अमित शाह के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राम कथा संग्रहालय जो अयोध्या में स्थित है, इसमें वाल्मीकि रामायण की 243 साल पुरानी हस्तलिखित प्रति यहाँ पर रखी गई है। कहां पर? राम कथा संग्रहालय अयोध्या में, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है कैजाद भरूचा। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना है, कैजाद भरूचा। एचडीएफसी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस समय वर्तमान में सरकारी बैंक की बात करें तो 12 सरकारी बैंक इस समय बचे हुए हैं। अभी तो मतलब लक्ष्य ये है कि इनको सिर्फ 2 बनाया जाए, मतलब जो 12 सरकारी बैंक है इनको मर्ज करके सिर्फ 2 बनाया जाए, एक एसबीआई और एक अन्य। यानी कि अभी भी जो विश्व की जो बैंकें हैं उसके साथ में भारत की बैंकें टक्कर नहीं ले पा रही हैं। तो मतलब सभी को मर्ज करके एक बहुत ही बड़ी बैंक बनाई जाए जिससे कि विश्व में नाम हो। क्वेश्चन नंबर 10 तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना जो जानते हो 2 जून 2014 को बना था, अभी हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए यहाँ पर तेलंगाना भारत की नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यानी कि एक ऐसी सिटी बनाएंगे जहां पर जो है कार्बन बहुत कम प्रदूषण हो, तो प्रदूषण बहुत कम हो, नेट जीरो हो, उस ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी थी। इसकी जो है इसको किसके साथ में एक समझौता ज्ञापन किया है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। अच्छा, एक भारत में मिशन भी चल रहा है। भारत का नेट जीरो कार्बन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2070 तक कार्बन को नेट जीरो कर देना है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन का नेट जीरो कर देना है। यानी कि आप ऐसे समझिए, जितना हम कार्बन कार्बन कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, ये समझ लीजिए। कार्बन जितना हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम पर्यावरण को उसी हिसाब से बैलेंस कर देंगे, ये समझ लीजिए। ये होता है कार्बन का नेट जीरो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, तेलंगाना की भारत की नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने की किसके साथ समझौता हुआ है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर अब 24 जनवरी 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय सेना ने ऑपरेशन प्रहारी फर्स्ट कहां चलाया? तो ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर में चलाया है, किश्तवाड़ जिले में, ठीक है। अच्छा, इसका प्रहरी का मतलब हो जाएगा कि संयुक्त अभियान था ये, भारतीय सेना का, सीआरपीएफ का और वहां की लोकल पुलिस जम्मू कश्मीर का। तो ध्यान रखना है ऑपरेशन प्रहरी। अच्छा, जम्मू कश्मीर में और भी ऑपरेशन चलते हैं, जैसे महादेव ऑपरेशन हो गया, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था आतंकियों को, ध्यान रखना है क्या, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ऑपरेशन शिव शक्ति ये भी जो है जम्मू कश्मीर में ही चलाया गया, ये भी ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शिव। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है पूरा एरिया ये लद्दाख में आ गया है, इधर ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। इसी में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है किश्तवाड़।
अच्छा, इसी किश्तवाड़ में ऑपरेशन प्रहरी चलाया गया है जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ जिले में। संयुक्त अभियान है भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर कुछ और भी आप वो भी देख लीजिए, जैसे ऑपरेशन त्रिशूल, ये पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यूएसए ने वेनेजुएला पर चलाया था। अच्छा, जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो को, इनको सोते टाइम जो है गिरफ्तार करके इनको राष्ट्रपति भवन वहां ले जाया गया, मतलब अमेरिका ले जाया गया, और उसी को ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है, ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है, यूएसए के द्वारा वेनेजुएला पर चलाया गया था। और वेनेजुएला की जो है निकोला क्या नाम है जिनका, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु जो है ये श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु ये ईरान में चलाया गया था भारत के द्वारा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बता रहे थे मारिया कोरिना मचाडो। तो ध्यान रखना है कि जो वेनेजुएला की एक महिला है मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, और इन्होंने नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो ट्रंप के साथ में साझा किया था, ये ध्यान रखना। मतलब साझा क्या, दे ही दिया। क्वेश्चन नंबर 2, ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा भी है। ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है यानी कि चुनाव से संबंधित 2026 की जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुई थी, और उसी नई दिल्ली में ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखना है। इस समय वर्तमान में बात करें तो मुख्य चुनाव आयोग जो है कौन है, वो ज्ञानेश कुमार है। दो अन्य भी है, तो उनका नाम है सुखबीर संधू और विवेक जोशी, ये भी ध्यान रखना है। चुनाव आयोग की बात करें तो 324 में चुनाव आयोग है, आर्टिकल नंबर 300 संविधान के 324 में संविधान में केंद्रीय चुनाव की बात करी है। अच्छा, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की होता है, इसमें से जो पहले हो जाए, ठीक है। फर्स्ट चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन थे। पहली महिला चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनका नाम है रमा देवी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ध्यान रखिए। सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इस समय प्रवीण वशिष्ठ हैं, ठीक है। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है इस समय राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ध्यान रखना राजकुमार गोयल। सीबीसी है सतर्कता आयुक्त, वो है प्रवीण वशिष्ठ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ईसीआई नेट, तो इसमें स्पष्ट ही हो रहा है कि ये चुनाव आयोग ने ही करा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर है सिक्किम। तो राष्ट्रपति पुलिस कलर, इसका मतलब ये हो गया कि वहां की पुलिस ने बहुत ही सम्मानीय काम किए हैं और जनता का ध्यान रखा है। तो 15वां राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम बना है, उत्कृष्ट सेवा के लिए, यानी कि पुलिस की उत्कृष्ट सेवा के लिए सिक्किम को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये 15वां राज्य है, ये ध्यान रखना है। राज्यपाल की बात करें तो ओम प्रकाश माथुर है यहाँ पर। तो राजधानी गंगटोक है सिक्किम की। इतिहास, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये भारत को पूर्णतया राज्य बना दिया गया। यहाँ की जो जनजाति है उसका नाम है लेपचा और भूटिया जनजाति है। कौन सी? लेपचा और भूटिया जनजाति। सिक्किम की बात करी जाए तो ध्यान रखना है कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी बात करें तो माउंट केटू है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कंचनजंगा जो है सिक्किम में भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, ऐसे भी ये पूछा जा सकता है कि विवाद रहित भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी कंचनजंगा हो जाएगी, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट केटू है, सॉरी, माउंट केटू। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल में स्थित है। वो कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,000 जो है 8,848 करके है, लगभग ये 50 हो चुकी है, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, काफी लोगों को समझ में आ रहा है कि माउंट केटू जो है हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये आप ध्यान रखें, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के हिस्सा है। तो ध्यान दें, जैसे यहाँ पर पूरा जो
ऐसे करके आती है ये सब। यहाँ पर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये आप ध्यान रखें। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिमालय खुद ही अपने आप में 3 भागों में विभाजित है, उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं। और इधर का जो हिमालय है उसको पूर्वोत्तर हिमालय बोलते हैं, ठीक है, या पूर्वोत्तर बोलते हैं, ठीक है। वो तो बाद की बात है। तो आप ये ध्यान रखना है ये कि जो केटू है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और कंचनजंगा जो है ये हिमालय का हिस्सा है, और ये सिक्किम राज्य में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? तो ध्यान रखना है कि जो 49वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है उसमें फोकस देश अर्जेंटीना को रखा गया है, ये ध्यान रखना है आपको, अर्जेंटीना को। स्थान जो है कोलकाता साल्ट लेक के मैदान में। सीएम जो है कोलकाता की ममता बनर्जी है, ये भी ध्यान रखना है। यहीं पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है एक व्यक्ति को दिया गया है, स्वप्नम चक्रवर्ती को, ये ध्यान रखना है, स्वप्नम चक्रवर्ती। नई किताब इनकी है रेडियो वाला, रेडियो वाला। ये जो है स्वप्नम चक्रवर्ती, ये जो है दूरदर्शन से संबंधित है व्यक्ति, ये ध्यान रखना है। इनकी किताब है रेडियो वाला। अच्छा, अर्जेंटीना की बात करें तो भैया यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, अर्जेंटीना ये जो है, यहाँ पर देखिए ये है जो सबसे बड़ा जो देश है, यहाँ पर इसका नाम है ब्राजील। ये ब्राजील है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो ये ब्राजील ही है, ये ध्यान रखना है आपको। ब्राजील की सीमा लगभग यहाँ पर साउथ अमेरिका के सारे देशों के साथ में लगती है, एक दो को छोड़कर। ये देखिए यहाँ पर अर्जेंटीना है, और ये पर यहाँ पर ये चिली है, ये पेंटागोनिया है, ये पेंटागोनिया का मरुस्थल भी चिली में है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अर्जेंटीना है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उनको पंपास कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो अर्जेंटीना में घास के मैदान होते हैं उनको पंपास कहते हैं, ये हम लोग स्टैटिक जीके में भी पढ़ते हैं। और अर्जेंटीना की राजधानी जो है वो ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखला है उसको एंडीज पर्वत बोलते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। इसी की सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट एकांकागुआ। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, माउंट एकांकागुआ। और जो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया, क्या बताया कि अंतरराष्ट्रीय 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस देश है अर्जेंटीना। तो ये सारी अर्जेंटीना के बात रही। क्वेश्चन नंबर 5, अनसिरा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो देखिए दोस्तों, इस समय भारत में एक मॉडल चल रहा है जिसका नाम है पीपी ट्रिपल पी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि इसमें सरकार का भी पैसा होगा और इसमें निजी कंपनियां भी होंगी और उनको एक पार्टनरशिप होगी। जैसे जैसे ये है कि कोई एक जो है, मान लेते हैं कि एक रेलवे स्टेशन बनाना है, तो उस रेलवे स्टेशन को सरकार रुपए लगाएगी, सरकार बनाएगी, तो ये सब सरकार का खर्चा होगा। तो इससे अच्छा पीपीटी मॉडल में ये सरकार ने किया है कि जो इसको हम प्राइवेट व्यक्ति को दे देंगे। प्राइवेट व्यक्ति मतलब जैसे बड़े बड़े जो है अंबानी है, अडानी है, जो इन सबको, टाटा है, इनको बिरला है, इनको सबको दे देंगे। और ये इन पे कहेंगे कि आप एक रेलवे विकसित करो, मतलब रेलवे स्टेशन विकसित करो, जितना भी आए इसकी कॉस्ट 1000 करोड़ जितना आए। तो और एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि इतने साल के लिए यहाँ की जो भी इनकम होगी वो आप रख लेना, उसके बाद में स्टेशन को छोड़ देना, ये स्टेशन सरकार का हो जाएगा। सरकार का मतलब पब्लिक जनता का हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसी के तहत में सारी चीजें चल रही है। पीपीटी मॉडल आप ये देख ही पा रहे होंगे। तो इसी में क्या है, अनिसारा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ ध्यान रखा, कहाँ किया है? तो ये किया है सानंद गुजरात में। तो ध्यान रखना, ये अनिसरा बीएसटी एरोस्पेस, ये एरोस्पेस क्या है, ये देखिए हर क्षेत्र में पीपीटी मॉडल यहाँ पर मिल रहा है। तो एरोस्पेस में भी ये मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। तो एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट कहाँ शुरू किया? ये भारत का पहला है, तो ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट है, तो ध्यान रखना है। प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट की बात करें तो सानंद गुजरात में, ध्यान रखना है सानंद। ये देखिए गुजरात का मैप आप देख पा रहे होंगे, गुजरात का मैप। तो यहाँ पर एक जगह है सानंद, तो सानंद में ही ध्यान रखना है सेमी कंडक्टर यूनिट एंड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट की आधारशिला रखी गई है, पामनरी स्थान पर।
और एक ध्यान रखना, आनंद जो एक शहर पड़ता है, यहाँ पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। कहाँ पर? आनंद में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, सिंपल सी बात है कि अनिसरा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का जो है शुभारंभ कहाँ किया है? सानंद, गुजरात में किया है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, गुटखा, पान मसाला व तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ओडिशा में। तो ध्यान रखना, इस समय वर्तमान में ओडिशा में बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की। बहुत ही मतलब इन्होंने फुल मेजोरिटी के साथ में ओडिशा को जीता। और ध्यान रखना है, गुटखा, पान मसाला जो है, जो भी तंबाकू वाले प्रोडक्ट है, उन पर जो टैक्स लगता है वो 40% लगता है। कितना? 40। यहाँ पर 40 कर लेना है आपको। 40% यहाँ पर टैक्स लगता है। 40। तो इफेक्टिव ये 1 फरवरी 2026 से ये जो हमारा जो न्यू टैक्स आया था सिस्टम, जिसमें दो प्रकार के टैक्स की बात करी गई थी, 5% और 12%, और कुछ पर 0%। तो ये ध्यान रखना, 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। गुटखा, पान मसाला जो है कहां पर? ओडिशा में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बिहार में भी आप जानते हो कि जो शराब है वो पूरी तरह से बिहार में भी बंद है। ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध किरदा मैकानी का सिंगापुर में 66 की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये कर्नाटक से है। तो इन्होंने जो भी काम किए हैं वो सारे काम सिंगापुर में किए हैं, और वो भी पेड़ों से संबंधित किए हैं। तो इन्हीं इसीलिए इनको ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। ये किरदा मैकानी का संबंध 66 साल की आयु में इनको हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो ध्यान देना, ये रहा भारत का मैप, और इसमें ये रहा कर्नाटक, और ये कर्नाटक रहा, और ये इधर रहा सिंगापुर। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है सिंगापुर में। ठीक है। तो ये है श्रीलंका। तो आप देख पा रहे हैं, ओरिजिन इनका कर्नाटक में इनका जन्म हो गया। एक व्यक्ति और है जिनका नाम है जुबिन गर्ग, जो असम के सिंगर थे। उनका भी सिंगापुर में ही निधन हुआ था। ये ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस से होगा। ये ध्यान रखना है। जो ये पराक्रम दिवस संस्कृति मंत्रालय ने जो मनाया है, वो ध्यान रखना है अंडमान निकोबार में मनाया है, श्री विजयपुरम में। श्री विजय कुमार ने विजयपुरम, इसको पुरम करो। ठीक है। क्योंकि अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी उसका नाम था पोर्ट ब्लेयर। आपको ध्यान होगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। श्री विजय पुरम, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है पराक्रम दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है आप ये बताएं? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्यों? क्योंकि 1897 में, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना है। और इनका जन्म जो है कटक ओडिशा में हुआ था। कहां पर? ओडिशा, कटक ओडिशा में हुआ था। और इन्होंने, आप सभी लोग जानते हो कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। फिर 1939 में चुनाव लड़ा था, जिसमें त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। उसमें भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, और उसमें दो पक्ष बन गए थे कांग्रेस में। मतलब एक व्यक्ति थे जो है गांधी जी का इन्होंने एक सदस्य खड़ा हुआ, और एक एक जो है तरफ ये जो है नेताजी खड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, और गांधी जी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था वो हार गए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। फिर भी इन्होंने गांधी जी के सम्मान में 1939 में इन्होंने अपने पद से, अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर दिया, और कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। फिर एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना, उस समय 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे, इस्तीफा देने के बाद में, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद में। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। और इन्होंने एक नारा भी दिया था कि दिल्ली चलो। इनकी एक किताब है इंडिया स्ट्रगल, पूछी जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। इंडिया स्ट्रगल किसकी किताब है? सुभाष चंद्र बोस की किताब है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विजन अग्रणी, अटल विचल, अटल विचल अग्रणी योजना किसने
घोषणा की है? तो ध्यान रखना है असम ने की है। तो ध्यान रखना है असम के जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। इन्होंने ही रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, यानी कि जो लोग रिसर्च करते हैं, जो छात्र रिसर्च करते हैं, उनके लिए यानी कि वित्तीय सहायता देने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह, और जो दिव्यांग है उनके लिए 40,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता देंगे। तो ये है असम। और ध्यान रखना यहाँ पर ये पूर्वोत्तर राज्य होता है। पूर्वोत्तर राज्य में टोटल 7 राज्य हैं, जिसमें से ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और इसके नीचे हो गया यहाँ पर नागालैंड, और इसके नीचे हो गया मणिपुर, और ये हो गया मिजोरम। ठीक है, और ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय। तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने आपको बताया था 1972 में हुई थी। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की 1987 में हुई थी। ये आप ध्यान रखना है। और सबसे पहले स्थापना नागालैंड की हुई थी 1963 में। ठीक है, सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, ये भी अभी हमने आपको बताया। ये आप ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ तक ऐसे ऐसे जाती है। तो ये देखिए सिक्किम में टच हो रही है, ये असम को भी टच कर लेती जाके। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। ये आपका बिहार हो गया, और ये दोस्तों यूपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया। और यहाँ पर बात कर लें तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पंजाब हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हरियाणा हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, और ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, और ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये टोटल इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 यूटी में विधानसभा भी है। इसका मतलब जहां सीएम बनते हैं वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, ध्यान रखना है। दिल्ली की सीएम इस समय रेखा यादव है, और आप बताइए पुडुचेरी में कौन है? क्वेश्चन नंबर 10। आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रभाव से बने तूफान फर्न ने कहां दस्तक की? तो देखिए हर साल ये तूफान, एक फर्न है, ये आता है, और ये बर्फीली लाता है तूफान। देखिए आर्कटिक जो हमारा पूरा जो है, ये पृथ्वी का गोला है, और इसके ये वाला जो हिस्सा है इसको आर्कटिक बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक। तो आर्कटिक क्या, यहाँ सब बर्फ जमा हुई है, यहाँ पर भी जो है, इसको यहाँ पर भी बर्फ जमा हुई है। तो यहाँ जो ध्रुवों पर है हमेशा बर्फ जमा रहती है, और यहाँ से जो हवा चलती है वो तूफानी हवा चलती है, और यहीं पर यूएसए पड़ जाता है। यूएसए। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो यूएसए है यहाँ पे जो आर्कटिक एयर फ्लो है, ये बहुत ही ठंडी हवा होती है, और यहाँ पर जो ये पूरा लाती हैं, तो मतलब ऐसी हवा होती है, बहुत ठंडी होती है। मतलब जो हमारे यहाँ जो फॉग होता है, जो कोहरा होता है, वहां पर ऐसे ही जैसे यहाँ कोहरा गिर रहा है, वैसे ही वहां पर बर्फबारी होती है। बर्फ यानी कि पूरी पूरी गाड़ी घर ये सब ढक जाते हैं। तो बहुत ही ठंडी हवा होती है, फर्न जिनका नाम है। ये कहाँ दस्तक की है? यूएसए ने दी है। तो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कि 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि 24 जनवरी के करंट अफेयर पढ़ रहे थे। तो ध्यान रखिए, ऑपरेशन प्रहरी ये कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में। ईसीआई नेट, ईस्ट नेट चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 25 जनवरी को, और इसका संबंध चुनाव आयोग से है। ठीक है, ध्यान रखना। पुलिस कलर जो है 15वां राज्य कौन सा बना है? सिक्किम, जिसको राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान दिया गया है, तो सिक्किम में। ध्यान रखना है। अच्छा, कोलकाता पुस्तक मेला, जिसमें फोकस देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च प्लांट कहाँ लॉन्च हुआ है, यानी कहाँ स्थापित हुआ है? सानंद, गुजरात में हुआ है। गुटखा बैन हो गया है कहाँ पर? उड़ीसा में, और इसमें 40% टैक्स लगेगा। जो भी तंबाकू मसाले इत्यादि होंगे, गुटखा उड़ीसा में पूरी तरीके से बंद किया गया है। ट्री लेडी के ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध किरदा मैकानी का निधन हो गया था, और इनका मूल निवास कर्नाटक में है, और इनका निधन सिंगापुर में हुआ। और इन्होंने ट्री से संबंधित यानी कि वृक्ष से काम किया है, वृक्ष से संबंधित। पराक्रम दिवस हम लोग सभी लोग जानते हैं, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मनाते हैं। 1897 में इसमें कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। अटल विचल जो योजना है वो असम में छात्रवृत्तियों के लिए स्कॉलरशिप है। ये वो स्कॉलरशिप जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से 25,000 और 40,000 दिव्यांग लोगों के लिए 40,000 मिलेंगे। तूफान फर्न कहाँ आता है? ये यूएसए में आता है। एक आर्कटिक हवा, ये ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, 24 जनवरी की हमने करंट अफेयर पढ़ ली। अब 25 जनवरी की करंट अफेयर हुई नहीं थी, उन्होंने टोटल रिवीजन कराया था 1 से लेकर 24 जनवरी का करंट अफेयर का। 25 जनवरी की क्लास हुई नहीं, तो फिर सीधे 26 की हुई है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 26 जनवरी 2026 की करंट अफेयर। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय संबंध में ध्यान रखें।
रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर है अबू धाबी में। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो यूएसए है इसने रूस के प्रतिनिधि और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की है और ये पहली बैठक यानी कि पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका मतलब अबू धाबी में ये बुलाया गया इन दोनों लोगों को, रूस को और यूक्रेन को, और यूएसए ने मध्यस्थता कराने की कोशिश करी है। कहाँ करी है? अबू धाबी में। ध्यान रखना, ठीक है। और इससे पहले अमेरिका ने अजरबैजान और आर्मेनिया का शांति समझौता भी कराया है यूएसए ने। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, अजरबैजान और आर्मेनिया का शांति समझौता किसने कराया? यूएसए ने कराया। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। कौन सा? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और इसमें जो मुख्य अतिथि वो थे दो लोग, श्री एंटोनिया कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, और दूसरे हैं उर्सिला वान डोर, तो ये यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। ये दोनों लोग आए थे 77वें गणतंत्र दिवस में। और इसमें जो थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए थे। और ये ध्यान रखना, थीम क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष, ठीक है। और 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2026 को, ठीक है। और इसमें जो अशोक चक्र विजेता है उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु। एक घोषणा यहाँ पर अनाउंस ये हुआ कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु को अशोक चक्र विजेता जो है मिला हुआ है, यानी कि अशोक चक्र मिला हुआ है। और ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु का संबंध लखनऊ से है। कहाँ से? लखनऊ से है। और ये एक्सोम मिशन जो गया था जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, उस पर इसको लीड करने वाले ये कैप्टन थे। ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और भी बात कर लेते हैं जो 26 जनवरी से संबंधित है। 26 जनवरी 1930 में, ध्यान रखना, लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया और पूर्ण स्वतंत्रता मनाया 26 जनवरी 1930 को। यही कारण रहा कि हमारा जो संविधान है वो बनके तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। उसी दिन भारत गणतंत्र बना, ठीक है। भारतीय संविधान प्रभावी हुआ और भारत एक गणतंत्र राज्य बना। वंदे मातरम की बात करें तो पहली बार 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। उसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहमतुल्ला, ठीक है। 1896 में, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया था? 1896 में, ठीक है। ये ध्यान रखना। अच्छा, जनगण मन 1911 में दिल्ली दरबार जब लगाया तब गाया गया था। यूरोपीय संघ की बात करें तो इसकी स्थापना रोम की संधि से हुई थी 1957 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। टोटल 27 देश हैं। नवीनतम यूरो अपनाने वाला देश 21वां बुल्गारिया है। ये ध्यान रखना, ये सब यूरो की यहाँ पर ध्यान दिया गया है, बुल्गारिया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तीसरा व चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ हो गया? देखिए वर्तमान में जो औद्योगिक क्रांति है उसका चौथा चरण चल रहा है। देखिए औद्योगिक क्रांति पहले सबसे पहले आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। देखिए फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आई, ऐसे सब आपने पढ़ा होगा। तो इस समय जो औद्योगिक क्रांति चल रही है उसका दौर चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर हो रहे हैं, एआई आ रहा है इत्यादि, आप देख रहे होंगे आजकल जो है औद्योगिक क्रांति 4 चल रही है। इसका मतलब सब एआई पर केंद्रित है, क्वांटम चीजें आ रही हैं, एआई पर आ रही है। इससे पहले वाली जो चीजें थी वो औद्योगिक क्रांति थी। तो इसी पे ध्यान रखना है। भारत में जो है औद्योगिक क्रांति की तीसरी जो औद्योगिक क्रांति की बैठक है वो कहां पर हुई है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश में। देखिए भारत की औद्योगिक क्रांति की पहली बैठक जो है मुंबई में हुई, दूसरी तेलंगाना में हुई, तो तीसरी आंध्र प्रदेश में हो गई। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए चौथी औद्योगिक क्रांति की ये तीसरी बैठक है, ये समझ लीजिए। औद्योगिक क्रांति तो चौथी चल रही है, उसकी तीसरी बैठक है। देखिए औद्योगिक क्रांति तो चौथी है और चौथी ही औद्योगिक क्रांति का पहला सम्मेलन मुंबई में, और दूसरा तेलंगाना में, और तीसरा आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये ध्यान रखना। यानी कि भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तीसरा चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र कहां स्थापित हुआ है? तो ध्यान रखना ये आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। बात कर ले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में, मुख्यालय जिनेवा में है। बैठक इसकी दावोस में होती है हर साल, और इसके संस्थापक थे क्लॉक सोबास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। तो ध्यान रखिए, अभी सुभाष चंद्र जी की जयंती गई है और इनका जन्म अभी हमने बताया था आपको 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसी 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही दो पुरस्कार दिए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये दो श्रेणी में मिलते हैं, एक तो ये संस्थागत श्रेणी में मिलता है और ये कि ये व्यक्तिगत श्रेणी में मिलता है। तो संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये मिला हुआ है, 21 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए मिलते हैं, ये मिला हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को। ठीक है, इन्होंने 5 लाख रुपए मिले। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य को मिला है। ये सिक्किम ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को, 5 लाख रुपए मिलते हैं और इसमें 51 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये। और ये ध्यान रखना है, ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये सिक्किम है और इसकी स्थापना 1975 में हुई गई थी, यानी कि 36वें संविधान संशोधन में। लेकिन ये 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको सह राज्य बनाया था। पूर्ण राज्य का दर्जा तो मतलब 36वें संविधान संशोधन 1975 में मिला था सिक्किम को। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्य में शामिल नहीं आता है। पूर्वोत्तर राज्य में टोटल 7 राज्य हैं, वो हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, सिक्किम के साथ में जो सीमा साझा करता है वो पश्चिम बंगाल है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, भारतीय सेना और HAL। अच्छा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। और भारतीय सेना और HAL ने हेलीकॉप्टर, ये एक प्राइवेट है कंपनी और ये 14वीं नवरत्न कंपनी है, ने हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला कहां रखी है। तो भारतीय सेना और HAL ने मिलकर हेलीकॉप्टर MRO का मतलब समझ लीजिए, यहां पर MRO का मतलब हो जाएगा मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल। मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल यानी कि जो हेलीकॉप्टर है वो सिर्फ सेना वाले हेलीकॉप्टर जो सेना संबंधित है। भारतीय सेना और HAL ने हेलीकॉप्टर MRO हब यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब की आधारशिला कहां रखी है। तो ये असम में रखी है, असम में मिसामारी एक जगह है असम में, वहां पर रखी है। इससे ये है कि जो भी वहां की जो सेना है उसका जो भी रिपेयर है, मेंटेनेंस है, ओवरऑल जो भी करना है हेलीकॉप्टर में वो वहीं पर हो जाएगा। यानी कि भारतीय सेना और HAL ने हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला कहां रखी है, असम में रखी है। मिसामारी एक जगह है असम में, तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये पूरा असम है फैला हुआ। तो असम में ही हेलीकॉप्टर MRO रखा गया, असम में मिसामारी एक जगह है। अच्छा, एक जगह पड़ती है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये भी एक नवीनतम नवरत्न कंपनी है, ये ध्यान रखना है। एक नामरूप, जो असम का पुराना नाम नामरूप है क्या, ये ध्यान रखना है। एक यूरिया प्लांट भी यहाँ पर जो है, नामरूप नहीं कामरूप किसका पुराना नाम है ये आप बताइए। नामरूप एक जगह है, यहाँ पर यूरिया प्लांट स्थापित हुआ है, ये ध्यान रखना है, असम में ही। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है HAL 14वीं नवरत्न कंपनी भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखना है, जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं और और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अपने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना भी हुई थी, ये ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो थीम है वो शिक्षा के नवनिर्माण में युवाओं की शक्ति। एक क्वेश्चन, 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, इसकी जो थीम इंपॉर्टेंट है, मेरा भारत मेरा वोट। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी अभी हमने आपको बताया कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने किस देश की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप ग्रुप C में शामिल कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कहा है कि हम ICC नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि ICC की जो मेजबानी है वो कर रहा है भारत।
कौन कर रहा है? भारत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कर रहा है भारत और श्रीलंका। वो श्रीलंका इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान का मैच भारत में नहीं होता। भारत व श्रीलंका मेजबान कर रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की। इसी में अभी आप जानते हो हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू और ये सब चला था, तो इसी के चलते बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हम भारत में नहीं खेलेंगे। जब भारत को कर दिया हम नहीं खेलेंगे तो मनाने कोई गया नहीं, तो इसीलिए आईसीसी के जो इस समय अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख है, उनका नाम है जय शाह। जय शाह। तो जय शाह जो भी कमेटी है उसने डिसीजन लिया होगा कि बांग्लादेश को बाहर करो, अब इसकी जगह एक नया देश ऐड कर लो, स्कॉटलैंड। तो ध्यान रखना, स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप में ग्रुप सी में शामिल किया गया। किसकी जगह पर? बांग्लादेश की जगह पर। देखो क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश ऊपर होगा, स्कॉटलैंड नीचे आ जाएगा। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह पर T20 विश्व कप में किसे शामिल कर लिया है ग्रुप सी में? तो राइट आंसर है स्कॉटलैंड हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे पूछ रहे हैं आईसीसी ने किस देश की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप ग्रुप सी में शामिल किया है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में। ये ध्यान रखना, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है। इसका जो है क्रिकेट जो है 7 फरवरी से पहला मैच होगा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, और अंतिम जो है 8 मार्च को होगा। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें 2026 में ग्लासगो में होंगे, जो स्कॉटलैंड में पड़ता है, और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है अहमदाबाद भारत में होंगे। ये ध्यान रखना है। अहमदाबाद कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन मेगा ब्रू का संबंध किससे है? तो ये झारखंड से है। तो ध्यान रखना, झारखंड में जो है पश्चिमी सिंहभूम एक जो है जिला है, उसमें माओवादी जो है वो एक्टिव थे। इसमें माओवादी विरोधी अभियान है, ये चलाया गया था ऑपरेशन मेगाब्रू के संबंध में। इसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला में ध्यान रखना 16 माओवादियों को मारा गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो काफी प्रचलित था, जिसका नाम था पतिराम मांझी। पतिराम मांझी पर 2.5 करोड़ रुपए का इनाम भी था। यहाँ पर ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, मेगा बुरु का संबंध जो है झारखंड में है, माओवादियों को नस्ते नाबूद करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च एटलस ACASA इंडिया का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, ये डिजिटल क्लाइमेट एटलस है। तो क्या नाम है इसका? डिजिटल क्लाइमेट एटलस है। इसकी फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, एटलस एटलस फॉर क्लाइमेट एडॉप्शन एंड इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि ACASA का संबंध जो है एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित है, और एक ये डिजिटल क्लाइमेट एटलस है। इस ये समझ लीजिए, आपसे पूछा जाए कि ACASA इंडिया का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना ये डिजिटल क्लाइमेट एटलस है। क्या है? डिजिटल क्लाइमेट एटलस है। क्लाइमेट मतलब वायु संबंधित है। इसका मतलब ये है कि किसानों की जो है ये उद्देश्य क्या है? देखिए, किसानों की सहायता और कृषि यंत्र विकास, यानी कि कृषि के क्षेत्र में विकास करना है। किसानों की सहायता है कि यानी कि निश्चित समय पता चल जाएगा कि कब जो है बारिश होगी, कब क्या होगी, सूखा होगा, ये सारी चीजें हैं, और भी कई चीजें हैं, तो ये सबका पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, जो हम लोग पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे, तो ध्यान रखना कुल पुरस्कार जो बात करें, टोटल पद्म पुरस्कार टोटल 131 जो है पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल पद्म पुरस्कार 131, जिसमें से 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा है, फिर है पद्म भूषण दूसरे नंबर का है, फिर है पद्म श्री तीसरे नंबर का है। भारत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। फिर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है। फिर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण है। फिर चौथे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री है। ठीक है। टोटल पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में मिलते हैं। पद्म भूषण 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से 5 लोग हैं? एक तो है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, जो कला के क्षेत्र में है और जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र इनका जो है पड़ता है राज्य, महाराष्ट्र। फिर है श्री केटी थॉमस, जो सार्वजनिक मामले में केरल से संबंधित है। एन रा एन रावम एन रावण राव एन रावण करके है। तो इनका संबंध कला से है और ये उत्तर प्रदेश से निवासी है। ध्यान रखना है, एन रावण। तो पी नारायण को ये साहित्य के क्षेत्र में एक केरल से संबंधित है। और है VS अच्युतन अचुंदन, ये मरणोपरांत इनको मिला है, ये भी केरल से है, VS अच्युतानंदन। तो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये 5 लोग हैं, इनको पद्म भूषण, इनको तो आपको याद ही करना है। यहाँ पर एक शब्द मिस हो रहा है, एन राघवन होगा करके। ठीक है, तो ये लेडी को भूल जाइए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, फिर से बता देंगे। ये जो है एन राजम होगा, एन राजम, रावम हटा दीजिए, एन राजम। ठीक है,
एन राजम ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से निवासी। ठीक है, तो ये 5 तो आपको याद ही करने हैं, और जिसमें आप ध्यान रखना है पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 100 जो है 13 लोगों को दिया गया है। टोटल जो है 131 जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए पद्म भूषण की बात कर ले जो मुख्य मुख्य हैं, अलका याग्निक जो कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र संबंधित है, भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे, विजय अमृतराज टेनिस से संबंधित है, उदय कोटक जो आप समझते हो बिजनेस है, डॉक्टर नोरी जो यूएसए की हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पद्मश्री में बात करें हरमनप्रीत कौर को है, क्रिकेट संबंधित है, रोहित शर्मा क्रिकेट संबंधित है, बलदेव सिंह हॉकी संबंधित है, आर माधवन ये आप देख पा रहे होंगे अभिनेता है, दीपिका रेड्डी नृत्य संबंधित है, व्लादिमीर ये जो है विदेशी बात करें ये आर्मेनिया के हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार से संबंधित एक अलग वीडियो भी देख सकते हो, और साथ साथ में देखिए जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है जो 5 मिले हैं, ये तो सबको याद करने ही करने हैं, और पद्म भूषण में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है या अपने राज्य के वो याद करने हैं, और पद्मश्री के वो अवार्ड याद कर लेने हैं जो आप जिस राज्य के आप हो, अगर उस राज्य के तो आपको याद कर लेंगे, जैसे कोई यूपी का है तो यूपी के याद कर लेंगे। ठीक है, शांति वार्ता किसने कराई अबू धाबी में, यूएई ने, यूएसए ने कराई है, रूस और यूक्रेन के बीच में अबू धाबी में, ध्यान रखना। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को 77 नंबर का मनाया गया है। जो मुख्य गेस्ट हैं वो एंटोनियो कोस्टा और एंटोनी वन। तो ध्यान रखना इसमें जो थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हैं। डब्ल्यूईएफ केंद्र जो है तीसरा कहाँ बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। चौथी औद्योगिक क्रांति जो चल रही है। आपदा पुरस्कार की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार जो है सिक्किम को मिला हुआ है, जो है संस्थागत श्रेणी में। एमआरओ हब जो है इसको असम में मिसामिरी में स्थापित किया गया है हेलीकॉप्टर के लिए। T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा फरवरी 2026 से। इसमें जो है ध्यान रखना है बांग्लादेश को हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश की जगह पर कौन सा देश आया है वो आप बताएं। ऑपरेशन मेघबुरु जो झारखंड में माओवादियों को ढेर करने के लिए चलाया गया, वो पद्म भूषण की बात हमने कर ली है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है करंट अफेयर 27 तारीख की। ठीक है, 27 तारीख में सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है, तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था शुभांशु शुक्ला को, जिनका संबंध लखनऊ से है। ठीक है, देखना 2026 जो है 26 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 77वें क्रम का था। अतिथि जो है मुख्य अतिथि थे उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के ये पीएम भी रह चुके हैं, पीएम। और है उर्सिला वान डोर। उर्सिला वान डोर ये यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है, और एंटोनिया कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व। नोट एक्सियोम 4 जो मिशन था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय जो है बने हैं वो शुभांशु शुक्ला बने हैं। तो ध्यान रखना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है, वो है शुभांशु शुक्ला। इसीलिए इनको क्या मिला हुआ है, तो शांति काल का जो पुरस्कार है सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसके आगे भी देखिए जो वीरता पुरस्कार है उनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो जो युद्ध के दौरान मिलते हैं और एक जो शांति काल के दौरान मिलते हैं। शांति काल के दौरान मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। और युद्ध के दौरान में सबसे जो है बड़ा पदक जो है वो परमवीर चक्र है, फिर महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है। अशोक चक्र किसे मिला है 2026 को, 26 जनवरी को, ध्यान रखना अभी हमने आपको बताया शुभांशु शुक्ला को। और जो कीर्ति चक्र है वो 4 लोगों को मिला है, मेजर अर्शदीप और नायब सूबेदार डोलेश्वर, प्रशांत बालाकृष्णन को मिला हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है। इन्होंने जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था उसमें इन्होंने ब्रीफिंग की थी, तो कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कार मिला हुआ है। 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक भी मिला हुआ है। तो ध्यान रखना है जीवन रक्षक पदक कितने व्यक्तियों को मिला हुआ है, 30 व्यक्तियों को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया है, तो ध्यान रखना 26 जनवरी को मनाया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 26 जनवरी 2009 को ही अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी, IRENA की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कौन सी होगी, जो ऊर्जा प्रदूषण ना फैलाए, कार्बन ना उत्सर्जन करे, ऐसी ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं ये नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं। ठीक है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाते हैं वो 20 अगस्त को मनाते हैं, एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है।
भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो मनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखो। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस पेशे से है? तो ये पत्रकार व ब्रॉडकास्टर थे। ये बीबीसी जो इंडिया चैनल है, बीबीसी पत्रकार थे और ये ब्रॉडकास्टर थे, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना, इलियास पासा का निधन हो गया। ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर थे, ये ध्यान रखना। इंद्रजीत बिंद्रा का भी निधन हुआ है। तो ये बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख थे, बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख थे इंद्रजीत बिंद्रा। और इलियास पासा ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर थे। मार्क टूली का निधन हो गया नई दिल्ली में, ये पत्रकार व ब्रॉडकास्टर थे। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसी भी एग्जाम में आप पूछा जा सकता है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन ध्यान रखना, बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है? ये हैदराबाद में है। तो बेगमपोर्ट हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना। ये देखिए तेलंगाना है, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए जो मंत्री है राम मोहन नायडू है, कौन है ये उड्डयन मंत्री? कौन है इस समय? राम मोहन नायडू, जो सबसे यंग है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। ये यूपी पड़ता है, यहीं पर खुर्जा पड़ता है यूपी में। तो दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क, तो यहाँ पर अपशिष्ट पार्क कहाँ बनाया गया है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, सेट नहीं, चेकमेट किसने चलाया? तो ऑपरेशन, देखो आप जो है चेकमेट एक शब्द सुनते होंगे, वो शतरंज में सुनते होंगे। शतरंज में जब शतरंज में कोई मात हमको दे देता है या शतरंज में हार जाता है तो चेकमेट हो जाता है। तो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? तो डीआरआई ने चलाया है। तो डीआरआई का मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यानी कि नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए एक ये संस्था है डीआरआई। इसी में ऑपरेशन सह्याद्री चलाया गया। तो ऑपरेशन सह्याद्री चलाया गया, तो ध्यान रखिए ऑपरेशन सह्याद्री है क्या ये। अब एक नाम सुनते होंगे जिनका नाम है पश्चिमी घाट, जिसमें टोटल 5 राज्य आते हैं पश्चिमी घाट में, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट में 5 राज्य आते हैं। जो 16 डिग्री से ऊपर के चैनल को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। ये देखिए 16 डिग्री जो चैनल है यहाँ पर, इसके जो ऊपर वाले क्षेत्र को इसको सह्याद्री कहते हैं। और यहीं पर जो है नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट चलाया गया था। किसके द्वारा? डीआरआई के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया? श्रीलंका में चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया गया? ईरान में चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया? म्यांमार में चलाया गया। ठीक है, अच्छा इधर बोलते हैं पूर्वी घाट, कहां पर? ये पूर्वी घाट है, इसमें टोटल 4 है। यहाँ पर काट दो इसको और इसमें करो, यहाँ पश्चिमी घाट में, इधर पश्चिमी घाट 5 है और ये पूर्वी घाट में 4 है। ठीक है, 4 राज्य, टोटल 9 घाट, 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? तो ये भी ध्यान रखिए, देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और ये केरल हो गया। तो ये टोटल 5 राज्य हो गए। इधर की बात कर लें तो इधर आपका यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये हो गया तमिलनाडु हो गया, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ पर उड़ीसा हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति भवन में किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। इसमें क्या है? तो इसमें 11 जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, 11 शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य इसमें किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसमें 2300 प्लस बुक जो है स्टोर की गई है। तो राष्ट्रपति भवन में ही किया गया है ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन, ये ध्यान रखना है भारत के राष्ट्रपति ने। अब देखिए भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो टोटल पहले थी यहाँ पर 6 और 5 बाद में शामिल होंगे, तो टोटल इस समय 11 है। तमिल सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा बनी थी, फिर संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। और 2024 में 5 भाषाओं को शामिल किया गया, बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया। देखिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 2024 में कौन सी नई शास्त्रीय भाषाएं ऐड नहीं की गई? तो ध्यान रखना, बंगाली ऐड की गई है, प्राकृत है, पाली है, मराठी है, असमिया है। शास्त्रीय भाषाओं में हिंदी नहीं है, ये ध्यान रख लो। इंग्लिश नहीं है, ये भी ध्यान रख लो। काफी कन्फ्यूजन आपको लगे कि हाँ ये होता है, तो यहाँ पर बंगला नहीं है, ये ध्यान रख लो। तो बंगाली है, यहाँ पर देखिए बंगाली है, ऐसे करके ध्यान रख लो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है और ये सभी कामों के लिए उपयुक्त बनाया गया है और ये हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में बात कर सकता है और ये सारी चीजें मैनेज करेगा और इसको स्टेशन पर तैनात किया गया। भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है। ये मकड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये मकड़ियां मेडागास्कर में पाई जाती हैं। प्रकृति का सबसे मजबूत धागा ये बनाती हैं। प्रकृति का सबसे मजबूत धागा मतलब इनका मकड़ियों का जो ये धागा, जो ये मकड़ियां ऐसे करके जो बुनती हैं, जो धागा लगाती हैं, ये समझ लीजिए ये बहुत ही मजबूत है, लोहे से मजबूत है। ये समझ लीजिए ये मेडागास्कर एक द्वीप है। ठीक है। बात कर लें जीव विज्ञान की, तो मकड़ी के 4 पैर होते हैं और कीटों के 3 पैर होते हैं और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। जो कीट पतंगे होते हैं उनके 3 जोड़ी पैर होते हैं जबकि मकड़ियों के 4 होते हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 है, 4 जोड़ी। तो 4 इधर 4 इधर मतलब टोटल 8, मतलब 8 पैर होते हैं, 4 जोड़ी इनको कह सकते हैं। अच्छा, मोजाम्बिक जलसंधि यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेडागास्कर के बीच साथ में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर की बात 9 की बात करें तो किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। अच्छा, ये पहले ऐसे व्यक्ति भी हैं। नोवाक जोकोविच ने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। अच्छा, आ फ वाह अफवाह। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन होता है सबसे पहले, फ्रेंच होता है, फिर विवेंडल होता है, फिर यूएसए होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। जो देखिए एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन कराया जाता है, फिर फ्रेंच कराया जाता है, फिर विवेंडल, फिर जो है यूएसए कराया जाता है। सबसे पुराना इसमें विवेंडल है और इन चारों को जो एक बार जीत लेता है वो एक ग्रैंड स्लैम हो जाता है और ऐसा 24 बार जो है इन्होंने कर चुका है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसमें रोजर फेडरर ने 369 जीत हासिल की है, सेकंड नंबर पर है। एक है नाम है सेरेना विलियम्स, इन्होंने 365 जो है बार जीता हुआ है ग्रैंड स्लैम और नोवाक जोकोविच ने 400 बार जीता हुआ है। तो ध्यान रखना है। अच्छा, ये थर्ड महिला है लेकिन ये महिलाओं में पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना है, सेरेना विलियम्स। ठीक है, ओवरऑल थर्ड स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहां से शुरू की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से शुरू की है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को आता है। तो 24 जनवरी 2026 को कार्यक्रम जो है, स्थान जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ है? लखनऊ में है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में है। यहीं से अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन जो है उत्पाद की घोषणा की है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर एक और भी चल रहा है, एक जिला एक उत्पाद, ये भी चल रहा है। अच्छा, एक जिला एक व्यंजन, यहाँ से जैसे कहीं का पान प्रसिद्ध है, कहीं की साड़ी प्रसिद्ध है, तो इसको जो है प्रमोट करने के लिए, जिससे कि जो है और भी अच्छा रहे और प्रभावशाली रहे। ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और भी ध्यान रख लो कि लखनऊ ठोस कचरे की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला पहला राज्य है। ये ध्यान रखना, लखनऊ ठोस कचरे की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, ये रहा आपका पूरा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में यहाँ बीचों बीच में आप देख पा रहे होंगे ये एक शहर है जिसका नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ही 4 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। एक तो नाम आप ध्यान रख लीजिए, शुभांशु शुक्ला, जिनको आप सभी लोग जानते हो, अभी एक बड़ा मेडल भी बना है। रश्मि आर्या, सुधांशु सिंह और एक है अलक पांडे, जो फिजिक्स वाला के जो संस्थापक हैं, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे को भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया और शुभांशु शुक्ला को भी सम्मानित किया गया और रश्मि आर्या और सुधांशु सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना। 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है, ये आप हमें क्वेश्चन में बताइए। ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने किस देश के साथ चलाया, ये क्वेश्चन आप हमें करंट अफेयर में बताइए लास्ट। और 28 जनवरी 2026 का लास्ट करंट अफेयर 10 मिनट और हमारे साथ रहिए, ये टोटल आपका करंट अफेयर एक वीक का कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? तो 2007 में बातचीत प्रारंभ हुई थी। तो ये है उर्सुला वान डोर। तो उर्सुला वान डोर जो है, अभी आप जानते हो ईयू की, यानी कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं
और एंटोनियो कोस्टा भी आए थे जो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। इन ये दोनों लोग आए थे। तो इसी के बीच में भारत और यूए ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके पहले ऐतिहासिक व्यापार समझौता मतलब ऐतिहासिक व्यापार मुक्त सौदा, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि 0% जीरो टैक्स की तरफ बढ़ेंगे। जीरो टैक्स तो नहीं होता है, 0% की तरफ बढ़ेंगे। जो दरें हैं जो टैक्स की वो बहुत कम हो जाएंगी। मतलब एक देश का उत्पाद जब दूसरे देश पे जाता है तो दूसरा देश अपने हिसाब से टैक्स लगाता है, उन टैक्स को बहुत ही कम कर दिया जाए, जीरो की तरफ ले जाया जाए, ऐसा समझौता भारत और ईयू ने किया हुआ। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में टोटल जो है 27 देश आते हैं, तो इन 27 देशों पर मान्य होगा, है नहीं। टोटल इसमें 21 देश हैं जिनकी मुद्रा यूरो है, और बुल्गारिया 21वां देश बना हुआ है जिसकी मुद्रा यूरो है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो उर्सुला वान डोर है, इन्होंने कहा है कि यह सभी समझौतों की जननी है, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट। ऐसा किसने कहा है? उर्सुला वान डोर ने कहा है, जो ईयू की अध्यक्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारत और ईयू के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता हुआ है। इसकी पहल बातचीत 2007 में ही शुरू हो गई थी। और ये मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ है? तो 27 जनवरी 2026 को हुआ है। क्योंकि 26 जनवरी को तो ये कार्यक्रम में बिजी थी, फिर इनको साइड में ले जाया गया और ये बताया गया कि इस पर साइन करो। तो 27 जनवरी 2026 को समझौता हुआ है। तो ध्यान रखना, यूरोपियन जो यूनियन है इसके महत्वपूर्ण ध्यान दें। हम लोगों ने अन्य देशों के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन लोगों के साथ में भी हमने पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। एंटोनिया जो कोस्टा है वो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं, ये हमने बात कर ली है। यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 देश हैं। जो यूरो अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना? 21 देश में यूरो मुद्रा चलती है और 21वां देश बुल्गारिया है। ठीक है, ये सारे जो देश आप देख पा रहे होंगे ये सब यूरोपीय देश हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो अध्यक्ष हैं वो शेख जोआन बिन अहमद हैं। शेख जोआन बिन अहमद। अच्छा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो कार्य है उसका कार्य है कि आप जो है एशियन गेम्स का आयोजन करा दें। एशियन गेम्स का आयोजन। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो मुख्यालय है वो कुवैत में स्थित है, कुवैत सिटी में, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक नजर ओलंपिक में ध्यान दीजिए। भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। इस समय प्रमुख है पीटी उषा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। 1894 में। इसकी जो प्रमुख हैं अभी वो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। ध्यान रखना, 23 जून को ही हम लोग ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं। एशियन गेम्स की मेजबानी की बात करें तो सबसे पहला एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, और 9 नंबर का जो एशियन गेम्स है 1982 में वो दिल्ली में हुआ था। तो अभी 2 ही हुए हैं। अच्छा, 19वां जो एशियन गेम्स हो चुका है वो चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में। और 20वां जो एशियन गेम्स होने वाला है 2026 में वो जापान में होगा। कहाँ? जापान में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान रखना। 2000 मतलब 20वें नंबर का एशियन गेम्स 2026 में होगा। कहाँ होगा? वो जापान में होगा। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा सावक किसे लौटाए हैं? तो चीन को लौटा दिए जापान ने। मामला क्या है ये चीज समझिए। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है चीन देश, और चीन के सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जापान, और चीन के यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे ताइवान। तो देखिए, चीन क्या कहता है? चीन कहता है ये ताइवान मेरा ही मतलब इलाका है, मेरा ही राज्य है। ठीक है, और जबकि ताइवान कहता है हम एक स्वतंत्र देश हैं। और चीन और जापान की आपस में नहीं बनती है। चीन और जापान की आपस में नहीं बनती है। तो चीन हमेशा धमकी देता है ताइवान पर कि हम आक्रमण कर देंगे। इसी पर जापान ने कहा कि अगर अगर ताइवान पर चीन आक्रमण करता है तो हम, जापान ने कहा कि हम ताइवान का साथ देंगे। तो इसी पर चीन ने कहा, चीन चीन के पास पांडा होते हैं, पांडा। तो ये पांडा जो है इसने चीन ने जापान को दिए थे, जुड़वा पांडा। ठीक है, तो चीन ने इसी पर कहा कि भैया वो पांडा जो हमने दिए थे वो हमें वापस कर दो, क्योंकि आप तो साथ ताइवान का दोगे। ये चीज है। तो यही मामला है कि जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाए? चीन को लौटाए, क्योंकि चीन ने दिए थे। जापान के जो पीएम है वो साने ताइकुची हैं। साने ताइकुची। जापान ने कहा चीन अगर ताइवान पर आक्रमण करेगा तो हम ताइवान का साथ देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीन और जापान की तो वैसे नहीं बनती है। चीन
और ताइवान की नहीं बन रही है, तो ये जापान और ताइवान एक हो जाएंगे, है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4, चोर चोर मौसेरे भाई, ये वाली बात, या दुश्मन, मतलब दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं, ये समझ लीजिए। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ है। इंडिया एनर्जी वीक का प्रारंभ कहाँ हुआ, गोवा में। तो ध्यान रखना है, ये भारत राज्य है और यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है गोवा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है, ऊर्जा सुरक्षा निवेश कार्बन उत्सर्जन को कम करना, इंडिया एनर्जी वीक 2026। इस हम लोग जानते हैं कि 2070 में हमने एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है नेट जीरो कार्बन इमिशन। एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है यानी कि 56वां संस्करण गोवा में हुआ था। और जो फीडे है, फीडे वर्ल्ड कप शतरंज का, ये भी ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, ये भी 2025 में गोवा हुआ था, फीडे का, फीडे फीडे शतरंज वर्ल्ड कप जो है। गोवा में अभी तक 2 जिले थे, लेकिन अभी तीसरा जिला भी बन गया है जिसका नाम है कुसावती, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है। देखिए अभी तक हम लोग आईपीएल देखते थे, अब हो गया डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग। अब वुमेन प्रीमियर में पहली बार किसी ने शतक लगाया, फर्स्ट बार, अभी हाल ही में ये शुरू ही हुए हैं खेल। तो उनका नाम है नेट साइबर ब्रंट और ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है और ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती है, यानी कि मुंबई इंडियंस जो टीम है उसमें ये खिलाड़ी है नेट साइबर ब्रंट, इंग्लैंड की रहने वाली है। और इन्होंने आरसीबी के खिलाफ जो है रॉयल चैलेंज बेंगल, तो आरसीबी के खिलाफ इन्होंने लगाया है शतक और स्थान वडोदरा गुजरात में खेला गया था। बात करें सबसे पहला जो डब्ल्यूपीएल था वो मुंबई ने जीता था, किसने जीता था, मुंबई ने, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो राइट आंसर है कोच्चि में हुई है, कोच्चि में, वो भी केरल में। तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है, कोच्चि केरल में हुई है। तो ध्यान रखना, जो जलमार्ग जो यानी कि जल संबंधित जो जहाज रानी मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनेवाल। और सर्बानंद सोनेवाल ने जो है तीसरी बैठक कोच्चि में करी है, पहली बैठक कोलकाता में हो चुकी है, दूसरी बैठक काजीरंगा असम में हो चुकी है और थर्ड बैठक कोच्चि केरल में हुई है। ध्यान रखना, सागोन सम्मेलन भी कोच्चि केरल में ही हुआ था, यह भी ध्यान रखना, जो सागोन सम्मेलन है वो भी केरल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो ध्यान रखना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक केस किया गया था एक संस्था के द्वारा, वो उसमें ये कहा गया था कि पुलिस मीडिया ब्रीफिंग यानी कि और जो भी मुजरिम है उसको पुलिस जब पकड़ कर आती है और फिर वो मीडिया के सामने उस मुजरिम की सारे जो काले चिट्ठे हैं वो सब खोल के रखती है। इस पर क्या होता है कि जो मुजरिम है इसके भी कुछ अपने अधिकार हैं, कुछ मूलभूत अधिकार हैं, यानी कि मुजरिम है तो क्या हुआ, इसके भी कुछ अधिकार है। उन्हीं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक मैनुअल जारी किया गया है कि पुलिस मीडिया को क्या क्या बातें बताएगी और क्या नहीं बताएगी, वो एक ब्रीफिंग क्या देगी, उस पर एक मैनुअल तैयार किया है। वो किसने तैयार किया है, गोपाल शंकर नारायण ने तैयार किया, गोपाल शंकर नारायण ने। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर, किसके द्वारा तैयार किए गए, यानी कि गोपाल शंकर नारायण के द्वारा तैयार किए गए पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करी है। इन्होंने गोपाल शंकर नारायण ने पॉलिसी जारी करी है कि ये बातें हैं इनको आप फॉलो करेंगे कि जब ब्रीफिंग देंगे, ठीक है। उद्देश्य साफ है कि गवाह और जो पीड़ित है, जो संदिग्ध है, उसकी गोपनीयता व गरिमा की रक्षा की जाए, यानी कि उसके भी कुछ अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जाए कि जिससे कि उसको बाद में प्रताड़ना जान झेलना पड़े। क्वेश्चन नंबर 8, बार्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, बार्ले कर लीजिए, बार्ले, बार्ले रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो बार्ले रिसर्च हीरोज पुरस्कार मिला हुआ है इन्हें, ये डब्ल्यूएचओ के पूर्व स्टाफ रह चुके हैं। कार्य क्षेत्र क्या है, इन्होंने टीकाकरण यानी कि वैक्सीन और शोध के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को हीरोज पुरस्कार मिला हुआ है, रिसर्च हीरोज पुरस्कार, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइंस रीड्रॉन,
रेड लाइंस रिड्रॉन का संबंध किससे है? तो रेड लाइंस रिड्रॉन का संबंध ऑपरेशन सिंदूर से है। तो ध्यान रखना ये जो पुस्तक है रेड लाइंस रिड्रॉन, इसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो भी हुआ था वो सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है विवेक बख्शी, अखिलेश्वर, राजेश कुमार और अनिल। और ये सभी लोग सेना से संबंधित हैं। कहाँ से? सेना से संबंधित हैं ये चारों लोग। दरअसल बात क्या है कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम की घटना 22 अप्रैल 2025 को हुई थी। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था मई 2025 में। मई 2025 में आप पाकिस्तान में क्या तबाही मचाई थी वो सारी बातें यहाँ पर रेड लाइंस रिड्रॉन पुस्तक में लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बनारस लिस्ट फेस्ट बुक अवार्ड्स में विजेताओं की सूची में क्या क्या, देखो 3 पुरस्कार हैं जिसमें एक नमिता गोखले को मिला हुआ है भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपसे पूछा जाएगा बनारस लिस्ट फेस्ट बुक में भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो राइट आंसर है नमिता गोखले। इनका उपन्यास है पारो, ठीक है, उपन्यास पारो। एक पैगी मोहन है, इनको मिला हुआ है राधा कृष्णन नॉन फ्रिक्शन अवार्ड। ध्यान रखना, राधा कृष्णन नॉन फ्रिक्शन अवार्ड किसने मिला हुआ है? पैगी मोहन को। एक व्यक्ति है ममता कालिया, तो ममता कालिया को ध्यान रखना है, ममता कालिया को क्या ध्यान रखना है? प्रेमचंद्र कथा पुरस्कार मिला हुआ है। तो ध्यान रखना है बनारस लिस्ट फेस्ट पुरस्कार में भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नमिता गोखले को, राधा कृष्णन नॉन फिक्शन अवार्ड पेगी मोहन, ममता कालिया को प्रेमचंद्र कथा पुरस्कार। तो ये थे आपके टोटल 70 क्वेश्चन दोस्तों। और जिसमें से यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है ये आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये हमने आपके साथ में डिस्कस किए टोटल 22 से लेकर 28 जनवरी की टोटल करंट अफेयर। इसके बाद में 1-2 दिन में हम पूरा जनवरी का करंट अफेयर डाल देंगे, मतलब लगभग 1.5 घंटे के 4 होंगे, तो लगभग 4 घंटा ये और 2 घंटा ये, टोटल 6 घंटे का जनवरी करंट अफेयर बन जाएगा। अब देखिए कम से कम आपको एक महीने में 6 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि जैसे कि आप डेली जो है मान लेते हैं 31 दिन होते हैं या 30 दिन मान लेते हैं, 30 दिन का करंट अफेयर अगर आप पढ़ोगे तो एक एक घंटा तो लगभग 30 घंटा होगा। अब 30 घंटे की चीज जो है 6 घंटे में डिस्कस हो रही है तो वो तो पढ़ लीजिए। अच्छा, कोई कोई लोग जो है 30 घंटे की चीज को 40 मिनट में पढ़ाएंगे, तो अब सोचिए उसमें क्या ही फंसेगा। आपके एग्जाम में 40 मिनट में कवर कर लोगे। अब देखो आप अभी सर्च करोगे तो जनवरी मंथ की करंट अफेयर टोटल जनवरी मंथ की, तो कुछ वीडियो 40 मिनट के होंगे, कुछ 1.5 घंटे के होंगे, कुछ 1 घंटे में होंगे। तो सोचिए वो उसमें क्या ही मैटर फंसेगा। अब कम से कम जो हमने आपको पढ़ाया है उसमें ये तो आप नहीं सोच सकते हो कि हमारा मैटर कम है। क्यों? क्योंकि जो 30 घंटे की क्लास है वो 6 घंटे में इसलिए कवर हो पाई है क्योंकि इसको पीपीटी के माध्यम से पहले ही लिख लिया गया है और पहले ही समझ लिया गया है और पहले ही समझा गया है, सब कुछ पहले ही हो गया, बस आपको इसमें पढ़कर बताना था और समझाना था ये बात है, ये पॉइंट है। तो आपने जल्दी जल्दी से पढ़ लिए, सोचो इतना टाइम आपका सेव हो गया। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।